पेज 111 क्वेश्चन नंबर 3 लेजर वाला आखिरी क्वेश्चन है सर ये। इसके बाद एंट्री वाले क्वेश्चंस पर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। पहला स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट खाली करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम एसेट साइड, सबसे पहली आइटम दे रखी है कैश इन हैंड 500 रुपए, उसके बाद कैश एट बैंक 8000। हमारे पास कैश, ऑफिस में कैश रखा हुआ है 500 रुपए, और ऑफिस का जो करंट अकाउंट खुला हुआ है बैंक में उसमें 8000 रुपए पड़े हुए हैं। क्वेश्चन में मांगा है बैंक अकाउंट, इसका मतलब सारी एसेट जो बेचेंगे उनसे कैश नहीं लेंगे, चेक लेंगे। जिसको पेमेंट करेंगे उसे कैश में नहीं, चेक से पेमेंट करेंगे। हम सारी डीलिंग बैंक के थ्रू करने वाले हैं, ये मतलब है इसका। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए पहले तो बैलेंस बीडी के नाम से, और जितना भी कैश पड़ा हुआ है आपके पास वो बैंक में जाके जमा करके आ जाइए। अब आपका बैंक बैलेंस 8000 से बढ़ करके 8500 हो गया। 500 रुपए जो आपके कैश रखा हुआ था ऑफिस में वो बैंक में जमा करा दिया, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन हमें बैंक के थ्रू करनी है एज पर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में अगर कैश अकाउंट मांगा होता तो यहां पर कैश लिखते, तो बैलेंस बीडी 500 रुपए, कैश का बैलेंस 500 रुपए, और हम बैंक से पैसे निकाल लाते हैं तो बैंक अकाउंट 8000 ऐसा लिखते हैं। ध्यान रहेगा जी। बेसिकली जो अकाउंट मांगा है हमने डीलिंग उसी में करनी है। दूसरे वाला खाता खाली कर दो। मेरे पास कैश में भी पैसे हैं और बैंक में भी पैसे हैं। क्वेश्चन में अगर कैश अकाउंट मांगा है तो बैंक खाली कर दो, बैंक अकाउंट मांगा है तो कैश खाली कर दो। इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट मांगा तो मैंने कैश खाली कर दिया, 500 रुपए रखे थे वो बैंक में जमा करके आ गए। अब 1 रुपया के फॉर्म में कैश लिए रखा होगा, बैंक में 8500 हो गए। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। स्टॉक इन ट्रेड 5000 रुपए, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस बताएं। स्टॉक इन ट्रेड डेबिट बैलेंस खत्म करने के लिए एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रेड। बिल्कुल सही जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए स्टॉक को हम क्रेडिट कर रहे हैं। जर्नल एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। इन्वेस्टमेंट में भी सर सेम काम है, एसेट साइड में दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। मुझे बताइए डेटर का बैलेंस 20,000 है कि 18,000? 20,000 है सर। डेटर इज अ सेपरेट अकाउंट, प्रोविजन इज अ सेपरेट अकाउंट, दोनों को मिक्स नहीं करते। डेटर का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिख दीजिए। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। टू डेटर्स 20,000 बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। प्रोविजन का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो उसे खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे तो क्या एंट्री बनी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस है सर, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग का भी डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। गुडविल पार्टनर्स में कौन सी रेशियो बांटेंगे? गुड रेशियो नहीं बांटेंगे, सिखाया तैयार कीजिए। पिछला पेज देखिए, पेज 110, पेज नंबर निकालिए 110। इसमें लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर तीसरा पॉइंट पढ़ें, ट्रांसफर ऑल एसेट्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है, क्योंकि अब इसको भी सेल करने का टाइम आ गया है। बिजनेस बंद कर रहे हैं, अपनी गुडविल भी सेल कर सकते हैं। 3,500 टू गुडविल, नॉर्मल एसेट की तरह ये भी बिकेगी। P&L अकाउंट रिलेशन कौन सा लिखना है? डेबिट में क्रेडिट में रियलाइजेशन के?
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कैंसिल करेंगे, इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। ये लॉस है कि प्रॉफिट है बताइए फटाफट से। लॉस है सर, डेबिट बैलेंस है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी तो इक्वल रिलेटिव बताइए मुझे इसकी। P&L अप्रोप्रिएट सब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू P&L सही है। अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसलिए खत्म करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं टू P&L अकाउंट। डाउट है यहां तक तो पूछें। एसेट साइड कंप्लीट खत्म कर दिया जी हमने। इन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती एग्जाम में हो सकती है। पहली गलती डेटर और प्रोविजन वाली। अब हो सकता है गलती से सिर्फ 18,000 लिख दो, नहीं डेटर अलग आएंगे डेबिट में, प्रोविजन अलग आएगा क्रेडिट में। दूसरी गलती कैश और बैंक वाली गलती। कैश अलग दे रखा है, बैंक अलग दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ बैंक मांगा है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखें और कैश को बैंक में जमा कर दें। कैश को बैंक में जमा करते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री चेक करो, एंट्री करी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करी हमने। तीसरी गलती गुडविल को आप शायद पार्टनर्स में बांट देते। 3 चैप्टर से हैबिट पड़ी हुई है एपीएड वाली गुडविल सोच करके, ऐसा नहीं करना। ये नॉर्मल एसेट की तरह बिकने वाली है, जहां बिल्डिंग मशीन लिख रहे हो वहीं गुडविल लिखो। P&L अकाउंट नॉर्मल एसेट नहीं है, वो रिलेटेड नहीं लिखनी है आपको, वो लॉसेज हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है। इस चैप्टर के अंदर एक ही रेशियो होती है, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड न्यू का कोई चक्कर नहीं। आते हैं लायबिलिटी साइड पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या एंट्री हुई? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। नोटिस कर रहे हो अगर आप स्टेप 1 में जब भी हम लिख रहे हैं अमाउंट एक ही बार लिख रहे हैं, स्टेप 2 में जब भी लिख रहे हैं 2 बार लिख रहे हैं। क्योंकि स्टेप 1 में जितने भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उनकी एंट्रीज हो चुकी है, ट्रूवल एस्पेक्ट उनका हो चुका है, अब सिर्फ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, इसलिए एक ही बार आ रहा है। स्टेप 2 में जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो भी जर्नल से पास नहीं हुई। कोई भी न्यू ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स में एंट्री लेती है तो ट्रूवल एस्पेक्ट में ही एंट्री लेती है, इसलिए वो 2 बार। स्टेप 1 जहां भी लिखना है एक बार लिखना है, स्टेप 2 जो एडजस्टमेंट्स हैं वो जहां भी लिखना है 2 बार लिखना है। बिल्स पेबल जैसे क्रेडिटर करा हमने वैसे बीपी खत्म करने वाले हैं सर हम। लायबिलिटी साइड में दे रखा है बीपी, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस के आइटम को खत्म करने के लिए डेबिट किया जाता है। एंट्री बनी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा मैं 3 आइटम अभी स्किप कर रहा हूं, उसके बाद आ गई जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस नाम से भी हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक ही बात है। एग्जाम में ऐसे नहीं होगा फंड ऑब्लिक रिजर्व, कोई भी एक वर्ड दे रखा होगा, दोनों की सेम ट्रीटमेंट। तो एसेट वाले रिजर्व के साथ क्या किया जाता है, ध्यान से लिखिए जी। ये स्टेप 1 में आ जाए पिछले पेज पर वापस से। स्टेप 1 में पिछले पेज पे लिखा हुआ एम्प्टी द बैलेंस शीट, उसमें सेकंड पॉइंट पढ़ें। ट्रांसफर कैपिटल करंट अकाउंट प्रॉफिट लॉस फिक्टिशियस एसेट रिजर्व जो कि एसेट वाले ना हो इन कैपिटल अकाउंट। तो जो एसेट वाला रिजर्व नहीं है वो कैपिटल में जाएगा, मतलब जो एसेट वाला रिजर्व है वो कैपिटल में नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट पे रिजर्व बनाया हुआ है, ये एसेट वाला रिजर्व है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। वजह आपको सिखाई गई थी सर, रिजर्व होता है एक रियलाइज्ड रिजर्व कि हमने एसेट बेच ली पैसा आ गया, एक अनरियलाइज्ड रिजर्व कि हमने एसेट अभी तक बेची नहीं है, बुकिश प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक बुकिश प्रॉफिट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है, इन्वेस्टमेंट हमने बेची नहीं है, प्रॉफिट्स अर्निंग नहीं करा तो एक्चुअल में बुकिश प्रॉफिट है, इसलिए इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ध्यान रखेगा जी, तो एग्जाम में गलती हो सकती थी कि आप रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दो। ध्यान रखेगा जी, पार्ट में नहीं बांटना है, एसेट वाले रिजर्व को पार्टनर्स में नहीं बांटना है। ये कैपिटल बीस कैपिटल ओपनिंग बैलेंस है ये, यस सर। किस नाम से लिखे बाय बैलेंस सीडी बीडी। ओपनिंग बैलेंस सर बीडी के नाम से, ब्रॉट फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस सीडी के नाम से कैरेक्ट डाउन। सीडी आप देखिए सेक्टर के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस छोड़ने हैं हमको क्योंकि रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन,
या फिर इस नाम से भी आ सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेसिकली नेगेटिव एसेट है, 11th क्लास डेप्रिसिएशन चैप्टर, उसमें टॉपिक था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, छोड़कर गए थे आप लोग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता था कि हम डेप्रिसिएशन एसेट में से नहीं घटा रहे, हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं और डेप्रिसिएशन उसमें जोड़ते रहते हैं। फिर समझा देता हूं एक बार। सो नॉर्मली क्या होता है, 10 लाख की एसेट है, डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख, तो एसेट 9 की रह गई, फिर डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख, एसेट 8 की रह गई। ऐसा होता रहता है। यस सर। इसके दूसरा तरीका सॉल्व करने का, 10 लाख की एसेट और नेक्स्ट ईयर क्या करो, 10 लाख की एसेट रहने दो, 1 लाख डेप्रिसिएशन अलग से लिख लो। फिर नेक्स्ट ईयर एसेट 10 की ही रहने दो, डेप्रिसिएशन 1 लाख और यहां लिख दो कि एसेट 10 की डेप्रिसिएशन 2 का, अब भी 8 ही आएगा माइनस करके। फिर नेक्स्ट ईयर एसेट 10 की ही रहने दो, डेप्रिसिएशन इसमें जोड़ते रहो। बेसिकली क्या कर रहे हैं इस वाले में, डेप्रिसिएशन घटा घटा कर हम डेप्रिसिएशन लगा लगा कर एसेट को घटा रहे हैं। इसमें हम एसेट को एज इट इज छोड़ते हैं और डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसी को एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये दिस इज वन ऑफ द अनदर वे टू सॉल्व टू रिप्रेजेंट एसेट एट बुक वैल्यू। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हम ना घटा करके अलग से डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सर ऐसे ही है कि हमारा देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है, 20,000 की है और 3,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब क्या दिखा रहा है ये कि एक्चुअल में हमने प्लांट मशीनरी 20,000 रुपए की ही खरीदी हुई है और जब से खरीदी है तब से लेके आज तक इस पे 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये मतलब है इसका, ठीक है जी। तो ये एसेट से रिलेटेड वाला रिजर्व है, पार्टनर्स में बढ़ेगा नहीं क्योंकि रियल में कोई प्रॉफिट तो है नहीं, बस क्लोज कर दिया जाएगा अकाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। इस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि लायबिलिटी साइड में है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, इसे खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया जाएगा। एंड मनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर अगर इसमें प्लांट एंड मशीनरी नहीं होती है साइड तो फिर इसमें रिलेशन ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना कि एसेट नहीं तो उस पर प्रोविजन बनाया हुआ है ना। डेप्रिसिएशन अगर हम लगा रहे हैं तो वो एसेट भी डेफिनेटली होगी हमारे पास। सर लायबिलिटी साइड में 3 आइटम छुड़वाई है मैंने, एज लोन, बीज लोन और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इसके अलावा पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी है हमने। 1 मिनट लगाइए फटाफट से क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आइटम देखो, खुद सोचो कहाँ आनी चाहिए, फिर अपनी कॉपी में देखो वही लिखी है कि नहीं लिखी। फटाफट 1 मिनट लगाओ, बैलेंस शीट में एक एक करके आइटम पढ़ो, खुद सोचो माइंड में कि आइटम कहाँ आनी चाहिए और फिर अपने आंसर में चेक करो वही लिखी है कि नहीं लिखी है। एक एक एसेट को, लायबिलिटी को चेक करो फटाफट से। एडजस्टमेंट्स पर आ गए कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं तीसरी एडजस्टमेंट, चौथी एडजस्टमेंट से। पहले दिन पढ़ने के बाद में पॉइंट नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय बी 750 रुपीस। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय बी 750 रुपीस। ट्राई करें जर्नल एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। पहले कॉन्सेप्चुअली मैंने शुरू करा कि सर हमारे कुछ एक्सपेंस हुए, रियलाइजेशन एक्सपेंस कैसे होते हैं सर, जब हम एसेट बिकवाते हैं तो किसी ब्रोकर से डीलिंग करनी पड़ती है, वो कुछ कमीशन लेता है। वाइंडिंग अप में कुछ अलग अनदर एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट ये बनता है कि हम तीनों पार्टनर्स ने आपस में सेटलमेंट कर ली है, सबका जितना पैसा बनता था उसने उतना पैसा ले लिया है, अब किसी का पैसा पकाया नहीं। तो कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे ना अगर हम, तो फर्म पैसे ही बंद कर देंगे तो कल कोई भी पार्टनर केस कर सकता है कि मुझे तो मेरे पैसे मिलेंगे, बाकी पार्टनर से पैसे रख लिए सारे। उससे एग्रीमेंट किया जाता है कि हर एक को उसका पैसा मिल गया है, किसी का कोई पैसा पेंडिंग नहीं है। तो इलीगल खर्चे होंगे और ब्रोकर का खर्चा जाके सारे खर्चे वगैरह होते हैं। तो ये खर्चा हुआ 700 रुपए का, अकाउंटेंट को बोला गया 700 रुपए दो और खर्चा पे कर दें। अकाउंटेंट कहता है सर फर्म में पैसे हैं, मिस्टर बी कहता है मैं दे रहा हूँ पैसे, मेरे खाते में रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहे हैं, फर्म का खर्चा है लेकिन इस टाइम बी पे कर रहा है। तो ऑफिस का कैश ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो ऑफिस का जो कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना बैंक बैलेंस कम हो रहा है।
क्योंकि पैसे भी नहीं दिए फॉर्म से दोगे। अब पार्टनर का आता है, पार्टनर का रूल है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बताइए बी रिसीवर है कि गिवर है? बी गिवर, क्रेडिट द गिवर। एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड में आते हैं, फिर नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलिए लिख लीजिए 750 रुपीज एक्सपेंस है, लॉस है और क्रेडिट द गिवर। एक दूसरे का नाम लगा देना है, यहाँ पर बाई रियलाइजेशन और यहाँ पर टू बीज कैपिटल। ब्रैकेट में एक्सपेंस मेंशन करना है या नहीं करना है ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा। ना मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स करेंगे। लेकिन लास्ट में तो फॉर्म को ही पे करने पड़ेंगे ना। अब दोबारा फॉर्म क्यों पे करेगी? मतलब कैश से भी कैपिटल बढ़ाई है। सुनो हाँ वो सही कह रहे हो, ये कह रहे हैं सर कैपिटल बढ़ गई तो अल्टीमेटली अब बी की कैपिटल बी को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 5, B took half of the investments at 10% discount। मुझे बताइए बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? नॉर्मली क्या होता है, देखो ट्रांजैक्शन जब पढ़ते हैं ना उसमें कोई भी कुछ परसेंटेज आ जाए, कोई कैलकुलेशन से आ जाए तो अमाउंट सोचने में हमारा दिमाग खराब हो जाता है। पहले आपको काम क्या करना है, आपको एंट्री माइंड टू माइंड में क्लिक करनी चाहिए, अमाउंट को साइड में रख दो, सबसे पहले एंट्री क्लियर कर दी। बैंक बैलेंस ना बढ़ रहा ना कम हो रहा? यस सर। मिस्टर बी आता है इन्वेस्टमेंट लेकर के चला जाता है। बताइए बी रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर और इन्वेस्टमेंट बिक रही है हमारी, प्रॉफिट हो रहा है, एंट्री क्लियर हो गई है अच्छे से। फिर अमाउंट पे चर्चा करेंगे। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000। इसकी हाफ कितनी हुई? 5,000। डिस्काउंट 10% कितना हुआ? 500। कितने में लेकर के गया? 4,500। मिल गया अमाउंट हमें एंट्री का। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की है, वो आधी लेकर के गया, मतलब 5,000 वाली लेकर के गया 10% डिस्काउंट पर, तो 5,000 वाली वो 4,500 रुपए लेकर के गया है। डेबिट द रिसीवर, बी को डेबिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इन्वेस्टमेंट बी का ही प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमने पहले ही 0 मान ली थी, एक 0 रुपए की एसेट 4,500 में बिक गई, 4,500 का प्रॉफिट। क्रॉस नेम यहाँ पर लिखेंगे बाय बीज कैपिटल और यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन। बढ़े जी आगे। यस सर। पॉइंट नंबर 6, प्लांट रियलाइज 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000 और बची हुई इन्वेस्टमेंट 4,500। इन चारों ट्रांजैक्शन में मुझे बताइए बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है बैंक बैलेंस। क्यों नहीं बढ़ रहा? एसेट बिकी है तो पैसा नहीं आएगा? एसेट बिकेगी तो पैसा नहीं आएगा? पार्टनर रिसीवर है कि गिवर है? कुछ नहीं। अब बोलना है कुछ भी नहीं सर, पार्टनर नाम लिखा ही कहाँ है? पार्टनर इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर। एसेट बेची, सीधा पैसा बैंक अकाउंट में आ गया फॉर्म में। तो पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर, ना ए ना बी, तो यहाँ पर नहीं आना, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आना। ठीक है जी, पैसा आ रहा है, एसेट बिक रही है, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में आएगा बैंक के, और 0 रुपीस की एसेट बिक गई, प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। चार अमाउंट लिख दीजिए। बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। 0 रुपीस की एसेट बिक रही है, प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बढ़ेंगे आगे। पॉइंट नंबर 7, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म which had been written off completely from the books। मतलब जितने का भी खरीदा था हम उस पर टोटल डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, बुक वैल्यू 0 हो चुकी है। इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400 रुपीज। हमें लग रहा है ये पुराना सा टाइपराइटर अगर हम आज भी बेचेंगे तो 400 रुपए मिल जाएंगे। इट वाज टेकन अवे बाय बी एट दिस एस्टिमेट प्राइस। बेचने की बजाय बी उठा के लिया। बताइए बैंक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बैंक में सर कोई चेंज नहीं है, एसेट बी लेकर के जा रहा है, बी नाम आ रहा है सर, आ जाइए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है सर। बिजनेस से अपने घर लेकर के जा रहा है सामान, रिसीवर। घर से दुकान में लाए तो गिवर।
रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, और एक 0 रुपए की एसेट 400 रुपए में बिक गई, प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। जब भी प्रॉफिट हो, इनकम हो, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और डेबिट द रिसीवर है इसलिए बी को डेबिट। अगर ये बी नहीं लेकर के जाता, बिक जाती है टाइपराइटर, तो बैंक टू रियलाइजेशन ये एंट्री कर दो। हाँ जी सर ये टाइपराइटर के रिकॉर्डिंग में बैलेंस शीट में हाँ जी, 0 रुपए की एसेट है। देखो जब हम स्टेप 2 कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना, इनका डाउट है कि एसेट टाइपराइटर तो है नहीं बैलेंस शीट के अंदर, तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो, हम स्टेप 2 सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप 2 के टाइम तो एक भी एसेट बुक्स के अंदर नहीं है, चाहे टाइपराइटर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे डेटा हो। टाइपराइटर पहले से 0 था, और जो बाकी एसेट दे रखी हैं उसको हमने 0 बना दिया। तो स्टेप 2 सॉल्व करते टाइम तो हर एक एसेट 0 है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 7 पर आ गए हैं, 8 पर सॉरी। A bill for 6,000 rupees received from Ram discounted from the bank is not met on maturity. Ram proved insolvent and dividend of 60 paisa was received from his estate. को ट्राई करना चाहेगा जी? को ट्राई करना चाहेगा इसकी एंट्री? यस सर। हाँ जी बताएं अमाउंट के साथ। सर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। सॉरी बैंक अकाउंट रियलाइजेशन टू बैंक 6000। और कोई आंसर? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3600। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 3600। और कोई आंसर? और कोई आंसर? इन दोनों को मिला दो तो आंसर करेक्ट होगा। तो जैसे ही हमने बैंक में बीआर रखवाया तो उस टाइम बैंक को हमने बोल दिया कि इस पर्सन से जिसने भी साइन कर रखा उससे पैसे ले लेना। हम एज अ गारंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर सामने वाले ने बीपी वाले ने पैसे नहीं दिए तो उस केस में हम पैसे देंगे। बिल डिसऑनर हो गया, बैंक को हमें पैसे देने पड़ते हैं। रियलाइजेशन टू बैंक 6000। अब हम उसी पर्सन के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए कि आपने भाई डिसऑनर कैसे कर दिया। वहां पर वो तो मिला नहीं, उसका ऑफिशियल रिसीवर मिला। उसने कहा इंसॉल्वेंट हो गया जी ये पर्सन, तो अप्लाई में लग जाओ। सबको हम प्रपोर्शनेट पैसा दे रहे हैं। प्रपोर्शनेट कितना दे रहे हैं? 60% दे रहे हैं। तो 6000 के हिसाब से हमें 3600 रुपीज मिल गया। पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में। क्लियर हो गई जी बात? 6000 हमने बैंक को दिए और 3600 हमें ऑफिशियल रिसीवर से मिले। पोस्टिंग करते हैं इसकी। 6000 रुपए का लॉस हो गया और 6000 रुपए से बैंक बैलेंस कम हो गया। 3600 रुपए मिल गए। तो इसका हम सीधे डिफरेंस नहीं लिख सकते। ये दोनों सेपरेट ट्रांजैक्शन है, इसलिए मिक्स नहीं कर सकते हैं। बैंक को पैसा देना और ऑफिशियल रिसीवर से पैसा लेना ये दोनों सेपरेट ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम मिक्स नहीं कर सकते। जब एक डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर होता है तो हमें बैंक को पैसे देने पड़ता है फुल अमाउंट, उसके बाद हम बीपी वाले से पैसे मांगते हैं। पूरा मिल रहे हैं पैसे, बहुत अच्छी बात है, जितना मिल रहा है उतना प्रॉफिट। बढ़े जी आगे। पॉइंट नंबर 9। क्या लिखना है? हाँ जी क्या लिखना है आगे? दूसरे का नाम लगा दो बस। पर्टिकुलर्स का कॉलम तो बड़ा आसान है, पूरे चैप्टर के दूसरे का नाम लगाना है बस। वहां लिखा है 6000, यहाँ लिखा है 6000, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट और वहां पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 9। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन a liability under a suit from damages is settled at 12,000 as against 10,000 only provided for in creditors। कौन बताएगा जनरल एंट्री अमाउंट के साथ? ट्राई करें। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 10,000। और कोई आंसर? रिलेशन टू बैंक 10 होने का आंसर आया है। सर रिलेशन टू बैंक 12000। रिलेशन टू बैंक 10 या फिर रिलेशन टू बैंक 12। और कोई आंसर?
ट्रांसफर पैकेज से इतना पता लग रहा है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बताइए। जा रहा है। पैसा जा रहा है और पार्टनर का नाम तो नहीं लिखा हुआ ना, ए लिखा ना बी लिखा, तो पार्टनर्स कैपिटल तो नहीं आएगा। मतलब कि एंट्री के अंदर या तो एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू बैंक, तो तीसरी एंट्री तो बननी नहीं। पैसा जा रहा कितना पता लग पा रहा है आपको? तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री टू फाइनल हो गई। पैसा देना पड़ा, नुकसान हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है बैंक क्रेडिट। अब ट्रांजैक्शन पढ़ते थे आप आइडिया नहीं लगा पा रहे कि पैसा कितना जा रहा है। पेमेंट 12,000 की हो रही है या पेमेंट 10,000 की हो रही है? 12,000 की हो रही है। 12,000 रुपए की सेटल्ड एट 12,000, 12,000 में सेटल हुआ है, तो 12,000 तो पे करे होंगे, ठीक है। हमने प्रोवाइड कर रखे थे 10,000, मतलब हमने माना हुआ था कि 10,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। सर कितना भी माना हो, हमने तो जीरो कर चुके हैं सारे मानने, बुक्स की सारी लायबिलिटी को हम जीरो कर चुके हैं। तो कितना मान रखा था उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, कितना पे करा उसकी वैल्यू है स्टेप 2 में, और पे करा 12,000। तो रिलेशन टू बैंक 12,000 इज द करेक्ट आंसर। रिलेशन अकाउंट है डेबिट में, लॉस हो गया, पैसा चला गया, बैंक अकाउंट में क्रेडिट। पॉइंट नंबर 10, रिमेनिंग क्रेडिटर्स। रिमेनिंग कितने बचे? वो मिल रहा है कभी 20,000। करेक्ट। ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में दे रखे हैं टोटल क्रेडिटर्स 30,000 के। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ था कि 10,000 वालों को हमने 12 पे करा, तो बैलेंस कितने बचे? 20,000। यस सर। 18 नहीं बचे, 20 पहले इसको समझो कि टोटल क्रेडिटर 30,000 रुपए के थे, उनमें से 10,000 वालों को अलग रखो, 20,000 वालों को अलग रखो। 10,000 वालों को एक्चुअल पेमेंट भले हम ज्यादा करें कम करें, है तो 10 वाले, तो बचे 20,000 वाले। समझ आ रही है बात? तो रिमेनिंग क्रेडिट 20, 18 नहीं, ठीक है। रिमेनिंग क्रेडिटर एंड बीपी, बीपी कितना है जी? 5,000। मतलब टोटल 25,000 की बात हो रही है 10 पॉइंट के अंदर, सही है। रिमेनिंग क्रेडिटर 20,000 और बीपी 5,000, 25,000 रुपए की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 10, वर ड्यू ऑन एन एवरेज ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। मतलब देखिए क्या होगा, इनमें से कुछ लोगों को पेमेंट हमने करनी है 15 दिन बाद, कुछ को पेमेंट करनी है 1 महीने बाद, कुछ को पेमेंट करनी है 2 महीने बाद, कुछ को पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। सबका पेमेंट अलग अलग है, हमने सबका एवरेज निकाल लिया। ऑन एन एवरेज सभी को हमने 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, मतलब 30 अप्रैल को पेमेंट करनी है। इस क्वेश्चन में हम खड़े हैं 31 मार्च में और हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी है एक्चुअल में 30 अप्रैल को। तो हमारे क्रेडिटर के पास हम 1 महीना पहले पहुंच गए। क्रेडिटर के पास हमने, मतलब हमारे क्रेडिटर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बिजनेसमैन 30 अप्रैल को हमारे पास आएगा और पैसे देगा, और हम 1 महीने पहले पहुंच गए पैसे देने के लिए। तो हम सामने वाले से ये डिस्काउंट का हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम 1 महीना पहले पैसा दे रहे हैं आपको, तो कोई डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये लिखा हुआ आगे। बट दे वर पेड इमीडिएटली, पेमेंट करनी थी 1 महीने बाद, लेकिन हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दी। 12% डिस्काउंट पर एनम, डिस्काउंट मिल गया हमें 12%। बताइए सर, कुछ करेक्ट है कुछ इनकम्प्लीट? सर 1/12। 1/12 पे होना चाहिए। यस अच्छा मैंने 25 लिख दिया। यस सर। 12% का डिस्काउंट का रेट है, लेकिन वो पर एनम है, मतलब वो 12 महीने का डिस्काउंट है, और हम 1 महीने तो पेमेंट जल्दी कर रहे हैं, तो डिस्काउंट तो 1 महीने का तो मिलेगा। यस सर। सिंपल सी बात सर, 12% साल का, मतलब 1% 1 महीने का, तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा 1% का। 250 रुपए का डिस्काउंट। मुझे बताइए एक्चुअल पेमेंट कितनी गई? 25,250 24,750। डिस्काउंट। दोबारा सुन लीजिए, रिमेनिंग क्रेडिटर 20,000 के, बीपी 5,000 का, टोटल पेमेंट जो हो रही है 10 पॉइंट के अंदर 25,000 वाली पेमेंट हो रही है। क्वेश्चन कहता है कि हमें पेमेंट एक्चुअल में 1 महीने बाद करनी थी और हम 1 महीना पहले कर रहे हैं, इसलिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट है 12% पर एनम, साल का 12 है तो महीने का 1 हुआ।
तो 25,000 की पेमेंट करते टाइम हमें 1% का डिस्काउंट मिल रहा है, 250 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक्चुअल पेमेंट हमने कितनी करी होगी? 24750। क्लिक हो रही है ये बात? Yes, sir. ट्राई करें जर्नल एंट्री, So what better to buy? क्योंकि 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। सर रिलेशन टू बैंक, रिलेशन टू बैंक पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट होगा। Yes, sir. 24750 24750। चैलेंजिंग पॉइंट है, कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से माइंड में फिट कर लेंगे इसको, कैसे कैसे कैलकुलेशन करी हमने। रिमेनिंग क्रेडिटर निकाल ले, 30 में से 10 माइनस करके, बीपी था बीपी जोड़ दिया, रेट दे रखा डिस्काउंट का मल्टीप्लाई कर दिया, जितने मंथ का उतने मंथ का डिस्काउंट निकाल लिया। डिस्काउंट 250 का है, 250 का ही नहीं लिखना हमें एंट्री के अंदर, हमें तो एक्चुअल पेमेंट निकालनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट है, A agreed to accept 3,000 rupees in full settlement of his loan। पता है ये बैलेंस शीट में कितना है का लोन? 5,000। ध्यान से देखिए, अगर नॉर्मल लोन की बात होती है, यहाँ से नोटिंग मत करना जो मैं लिख रहा हूं। अगर नॉर्मल लोन की बात होती है, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 5,000 रुपए का लोन, यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1 के अंदर सारा लोन, यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन की, और जब पे करते हैं उसको, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है 3,000 रुपए पे करते हैं, तो 3,000 यहाँ लिखते हैं और 3,000 यहाँ लिखते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए पार्टनर लोन नहीं होता, ये नॉर्मल लोन होता, सपोज क्वेश्चन में बैंक लोन दे रखा होता, तो बैंक लोन स्टेप 1 के अंदर ही हम सारी लायबिलिटी को लिख देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट 5,000 रुपए। फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि बैंक ने 3,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, तो एक्चुअल में पैसा 3,000 रुपए जा रहा है, बैंक क्रेडिट में 3,000, और हम लोन को पहले ही 0 कर चुके हैं, अब 3,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, वो भी लॉस है, 3,000 रुपए रिलेटिव में देखा जाए प्रॉफिट है, सिर्फ 5,000 के लोन के बदले में सिर्फ 3,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन हम इसको कैसे काउंटिंग कर रहे हैं चैप्टर के अंदर कि 5,000 को पूरी इनकम रिकॉर्ड कर ली स्टेप 1 में, 3,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर लिया स्टेप 2 में, ऑटोमेटिकली 2,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो नॉर्मल लोन के साथ है। अब पार्टनर लोन पर आते हैं, तो पार्टनर लोन की और बाकी लोन की ट्रीटमेंट सेम क्यों नहीं होती? टाइमिंग ऑफ पेमेंट, बाहर वालों की पेमेंट हम पहले करते हैं और पार्टनर लोन की पेमेंट हम उसके बाद करते हैं। फर्स्ट पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटी, सेकंड नंबर पे पार्टनर्स लोन, और फिर थर्ड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल। ये सीक्वेंस होता है जी पेमेंट का 12th क्लास लेवल पे, ये सीक्वेंस है। पहले आउटसाइड पेमेंट पहले करते हैं, जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह वगैरह, वो पेमेंट होने के बाद फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट होती है, उसके बाद पैसा बच जाए तो पार्टनर कैपिटल की पेमेंट। ये सीक्वेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, उसका आउटसाइड लायबिलिटी देने के बाद ही पैसा खत्म हो जाए तो पार्टनर को लोन का पैसा भी नहीं मिल पाएगा, कैपिटल का पैसा भी नहीं मिल पाएगा। उसका लायबिलिटी पे करने के बाद थोड़ा पैसा बच जाए तो जिसने लोन दे रखा है पार्टनर, उसको पहले पैसा देंगे, उसके बाद पैसा नहीं बचा तो कैपिटल का पैसा नहीं मिल पाएगा उनको, पैसा बच गया तो मिल पाएगा कैपिटल का पैसा। ठीक है, 12th क्लास के लेवल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें पैसा कम पड़े, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता। सेम चैप्टर दोबारा आएगा बीकॉम फर्स्ट ईयर में, उसमें पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है क्वेश्चन के अंदर, उसमें पैसा कम पड़ता है, फिर क्रेडिटर को पैसा कम देते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट खुलता है, ये सब चीजें। अगर तो पार्टनर की वाइफ को आउटसाइड लायबिलिटी होगी। हाँ जी बिल्कुल, पार्टनर्स की वाइफ का लोन है वो आउटसाइड लायबिलिटी है, ये पहले क्वेश्चन में सीखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में था मिसेज एडियस लोन के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, तो सेम ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है पार्टनर लोन की अदर लोन से, क्योंकि पेमेंट इसकी बात होती है। अब ट्रीटमेंट है क्या एक्चुअल में, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नॉर्मल डायरेक्टली हम पे कर देंगे पार्टनर लोन सीधा बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में, पे करने की एंट्री यही होगी, पार्टनर लोन डेबिट टू बैंक। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, पार्टनर लोन डेबिट
बुक वैल्यू, बैंक अकाउंट क्रेडिट एक्चुअल पेमेंट, रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन बैलेंसिंग फिगर। पार्टनर लोन पर स्पेशल टॉपिक बनाया हुआ है, 2 क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे। 7-8 ट्रांजैक्शन दे रखी है, उस पर चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ सिर्फ इस क्वेश्चन के पर्पज से। ये पार्टनर लोन की एंट्री है। पार्टनर लोन डेबिट बुक वैल्यू मतलब जितनी बुक्स में वैल्यू दे रखी है, बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है, टू बैंक अकाउंट जितनी एक्चुअल पेमेंट कर रहा है। मैंने रियलाइजेशन डेबिट में भी लिखा है, रियलाइजेशन क्रेडिट में भी लिखा है। ये बैलेंसिंग फिगर का रोल प्ले करेगा। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में आ रही है तो क्रेडिट में लिखो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्टनर लोन बुक वैल्यू कितनी है? 5,000। 5,000। एक्चुअल पेमेंट कितनी है? 3,000। रिलेशन किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड। 2000 का प्रॉफिट हो गया। 5,000 के लोन के बदले में हमने सिर्फ 3,000 रुपए दिए, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपने सर सिखाया था कि ऐसे प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करते, बिल्डिंग बिक गया तो प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, ऐसा कुछ। वो कब करते हैं? जब हम लोन को जीरो बना चुके होते हैं। चेक करो, पार्टनर को जीरो बनाया हमने? नहीं बनाया। पार्टनर लोन कैश में ट्रांसफर करा ही नहीं हमने। इसकी बुक वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है पूरे 5,000 रुपए से, तो 5,000 की लायबिलिटी 3,000 में सेटल हो गई, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। सर यहाँ पे लेकिन नया अकाउंट खुल गया। नया अकाउंट खुला नहीं, पुराना अकाउंट क्लोज हुआ है। चेक करो, बताओ कौन सा नया अकाउंट खुला? पार्टनर्स लोन। पार्टनर लोन नया अकाउंट खुला है कि क्लोज हुआ है? बताओ फटाफट से। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस 5,000, और मैंने उसको डेबिट करा है 5,000, तो मैंने वो अकाउंट क्लोज करा ना, नया अकाउंट थोड़ी ओपन करा। ठीक है, पार्टनर लोन को डेबिट करा है 5,000 से, वो वाला लोन अकाउंट क्लोज करा है। पोस्टिंग करें इसकी, पोस्टिंग कहाँ करेंगे? ध्यान से देखिए। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपए से। यस सर। यहाँ पे क्या लिखना है आपको बताइए नाम पर्टिकुलर्स में? सर बाय पार्टनर लोन। एज लोन, ये नाम लिखा है तो एज लोन। और कहाँ लिखा हुआ है? 2000 रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या नाम से लिखूं भाई? बाय एज लोन। एज लोन 2000। और कहाँ लिखूं? और पार्टनर्स लोन। पार्टनर लोन अकाउंट तो मांगा नहीं है, इसलिए मालिक नहीं है। इसको बोलो। लेकिन सर ये तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड नहीं हुई। ध्यान से देखो, आपने बताया था स्टेप 2 हमेशा 2 जगह आएगा, एक डेबिट में आएगा और एक क्रेडिट में आएगा। अभी आपने सिर्फ क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा मैंने क्रेडिट में 3,000, यहाँ लिखा मैंने क्रेडिट में 2,000, मतलब क्रेडिट में 5,000 लिखा है मैंने, डेबिट में तो कहीं लिखा ही नहीं। तो चेक करो, मैंने एक चीज और बताई थी कि बैलेंस शीट की हर आइटम एक ही बार आएगी, है ना? और ये 5,000 बैलेंस शीट की आइटम है, लायबिलिटी साइड की आइटम 5,000 रुपए की है, वो एक ही बार आई। चेक कर लो, और 2 पार्ट में आएगी, स्प्लिट होकर के आएगी। यस। बैलेंस शीट की आइटम एक ही बार आनी है। पार्टनर लोन एज लोन 5,000 रुपए दे रखा है, वो एक ही बार आना है 5,000, और क्रेडिट में ही आना, तो क्रेडिट में ही आया है, बस स्प्लिट होकर के आया है 2,000 इधर 3,000 इधर। हाँ जी पूछिए। इसमें इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें उसकी एडजस्टमेंट नहीं थी, एज लोन थी, तो इसलिए डायरेक्ट लिख देता। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ पूछिए। सर रियलाइजेशन ऐसे तो डेबिट में आएगा ही नहीं, क्योंकि लोन अगर 5,000 का है तो लोन से ज्यादा पैसे भी देंगे। इनका डाउट है कि सर आपने जो एंट्री में रिलेशन डेबिट में लिखवाया है, तो सर मुझे लगता है कि ये कभी आएगा ही नहीं। तो देखो ऐसा नहीं है, कभी आएगा ही नहीं। ये 5,000 का लोन है, और एक्चुअल पेमेंट मान लीजिए हम 6,000 रुपए कर रहे हैं, तो रिलेशन डेबिट में आ जाएगा ना 1,000 रुपए। हमें रिलेशन बैलेंस फिगर की तरह रखना, जो साइड छोटी हो वहां लिखना रिलेशन। अब 5 की जगह 6 क्यों दिए? वो पार्टनर्स के आपस की अंडरस्टैंडिंग है, हम तो अकाउंटेंट हैं। कोई पार्टनर कम पैसे ले रहा है 5 की जगह 3, तो कोई ज्यादा तो ले सकता है। और इस तरह डिटेल में करेंगे पार्टनर्स लोन टॉपिक के अंदर। डन जी? यस सर। सेकंड नंबर पॉइंट बता रहे हैं। B took over stock for 7,000 in settlement for his loan. B का लोन कितना है? बैलेंस शीट में दिया हुआ है सर B का लोन 10,000। बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया हुआ है? 5,000। तो ये 7,000 क्या है बताइए। तो 7,000 का लिया है सर B को। B का लोन 10,000, स्टॉक 5,000, तो ये 7,000 क्या चीज है?
तो एक्सप्लेन करो कि ट्रांजैक्शन है क्या सर, मतलब लोन के बदले में स्टॉक लिया, कितने में लिया, तो बैलेंस बचा नहीं बचा, पैसा देना नहीं देना है, उसको क्लियर कीजिए। सर स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के बुक दी, वैल्यू उसने मान ली 7,000 चीजों को शॉर्ट करते हैं। मतलब 5,000 का स्टॉक को 7,000 में लेकर के गया, यस सर। तो 3,000 रुपए बैलेंस देने के नहीं देने, नहीं देने, नहीं। तो 7,000 का मतलब रह गया, ऐसे बोलो 5 का स्टॉक 10 में गया तो बताओ 7 का मतलब क्या है। अगर आप कह रहे हो कि सर 5,000 का स्टॉक वो 7,000 में लेकर के गया है, लोन 10 का था, बाकी 3 देने, तो फिर तो ये मतलब होगा ना कि 5 का स्टॉक 10 में लेकर के सर गया। स्टॉक की वैल्यू 7 है। सर स्टॉक 5,000 का रहेगा, बाकी जो 2,000 है वो बैलेंस के एडजस्ट कर लिए लोग। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई होगी सर लास्ट में, इसलिए। थर्ड में ट्राई करिए बार से। सर ये प्रॉफिट है। ये तो आप बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए ट्राई कीजिए। एंट्री लिखाई थी आपको लोन वाली, क्या लिखाई थी बताइए। पार्टनर लोन को डेबिट करो फुल बुक वैल्यू से। लोन की बुक वैल्यू कितनी है? 10,000। उसके बाद पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट करो। और जो साइड छोटी हो वहां लिख दो रियलाइजेशन। 3,000 रुपए जा रहा है, ऐसा कहाँ लिखा है बात। देखिए सेटलमेंट और फुल सेटलमेंट में फर्क है। 5,000 वाला स्टॉक वो 7,000 में लेकर के गया है, तो बैलेंस 3,000 बचा, यही मीनिंग है इसका। मुझे 10,000 रुपए लेने हैं किसी पर्सन से, वो कहता है मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, वो ले जाओ। मगर तो स्टॉक 7,000 रुपए का मानूंगा मैं, तो उसका मतलब 3,000 रुपए रह गए पेंडिंग। 5 के स्टॉक को अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक 7,000 में लेके जाऊंगा मैं, तो मतलब बैलेंस 3,000 रुपए रह गए, ये मतलब है इसका। सेटलमेंट ऑफ लोन इसलिए लिखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट से नहीं काटना उसके पैसे, लोन अकाउंट से काटना है। क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, मान लो कि 20 स्टॉक ले गए 7,000, तो कैपिटल अकाउंट से काट लेते ना आप, तो डेबिट से रिसीवर सोच करके। तो लोन के अगेंस्ट पैसे काटने इसके, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। फुल सेटलमेंट वर्ड का मतलब ही डिस्काउंट होता है। सेटलमेंट का मतलब इस पेमेंट के देखो, सिंपल सी बात, मान लीजिए मुझे किसी से पेमेंट लेनी है, दो कैपिटल के पैसे अलग लेने हैं और लोन के पैसे अलग लेने हैं। दो पैसे लेने हैं, मुझे 2 बार पैसे लेने हैं सामने वाले से। तो अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो किसके अगेंस्ट ले रहा हूं? लोन के अगेंस्ट, कैपिटल अगेंस्ट, तो कुछ मेंशन करेगा ना किसके अगेंस्ट ले रहे हैं। उसको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 5,000 के स्टॉक को 7,000 में ले गया, उसको लोग नुकसान हुआ ना, पार्टनर को, फॉर्म का हुआ हम फर्म को प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है जी। तो लोन डेबिट फुल अमाउंट से 10,000, जितना पैसा दिया बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,000 रुपए, टू रिलेशन अकाउंट 7,000। सर एंट्री के हिसाब से ध्यान से देखो, 7,000 का प्रॉफिट दिख रहा है एंट्री के अंदर, है ना। प्रॉफिट 7 का तो दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन के अंदर सर 5 का स्टॉक 7 में लेकर के गया, प्रॉफिट तो मेरे को 2,000 रुपए का दिख रहा है, लेकिन एंड में प्रॉफिट 7,000 रुपए का। 5,000 का लॉस पहले बुक कर चुके हैं। बिल्कुल सही सर, स्टॉक तो 5,000 का हम लॉस पहले ही बुक कर चुके हैं। यूं समझिए कि 0 रुपए का स्टॉक 7,000 में लग गया और बाकी 3,000 रुपए कैश दे दिए, 7,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पोस्टिंग करेंगे कहां करेंगे बताइए। बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड किस नाम से? बीज लोन बाय बीज लोन। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड किस नाम से? बीज लोन। देखिए सर, ये तो स्टेप 2 है, ये तो सिर्फ एक ही जगह आया है। अगेन बैलेंस शीट की आइटम है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में 10,000 रुपीज लिखे हैं, एक ही बार आने हैं वो 10,000 ही लिखे हैं मैंने, बस स्प्लिट करके लिखे हैं, 3,000 अलग 7,000। सर ये एम्प्टी द बैलेंस शीट वाला पार्ट है, मतलब हाँ पार्टनरों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता तो डायरेक्ट उसको बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीख चुके हैं। एडजस्टमेंट दे रखी हो तो इस एंट्री के सहारे से हम एंट्री पास करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में एक बार निकालिए, सबसे नीचे नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है पार्टनर्स लोन हेडिंग दिख रही है आप सबको।
तो पैडिंग दिख रही है पार्टनर लोन, उसके नीचे ग्रीन कलर से एंट्री लिखी हुई है, मैंने ध्यान से देखिए, पार्टनर लोन डेबिट फुल लोन अमाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड पे आ जाओ, टू बैंक अकाउंट एक्चुअल पेमेंट, टू रिलेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो इस यही एंट्री वहां पे कराऊंगा मैं आपको, फिर 7 ट्रांजैक्शन है इस पर, सब ट्रांजैक्शन कराऊंगा उसको, बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा लोन वाला। चलिए थर्ड वाला पॉइंट बताइए आगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 4000 रुपए पे करें, इसके अगेंस्ट रिजर्व भी था हमारे पास 10,000 का, तो वर्कर को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने पहले से 10,000 रुपए का रिजर्व बनाया हुआ, उस 10,000 में से 4,000 का तो क्लेम के चले जाने हैं, बाकी 6,000 का रिजर्व तो बच गया। ऐसे केस में क्या करना है ध्यान से देखिए आपको, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 4,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 3,000, ये क्या करा मैंने, ये मैंने स्टेप 1 वाला काम करा। स्टेप 1 में क्या होता है सर, एम्प्टी द बैलेंस शीट, हर आइटम को एक बार लिखो। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000 रुपीस दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, मैंने 10,000 रुपीस ही लिखे हैं, क्रेडिट साइड में ही लिखे हैं, स्प्लिट कर दिए कैसे, जितना पोर्शन क्लेम वाला था उतना ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा, जितना एक्सेस रिजर्व है, फालतू रिजर्व है, बचा हुआ रिजर्व है, वही बांटा है पार्टनर्स में, 6,000 रुपए का रिजर्व बांटा है इक्वली। आई रिपीट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, अगर क्लेम है नहीं सर, मान लीजिए 1 रुपए का भी क्लेम नहीं है, तो पूरा रिजर्व एक्सेस रिजर्व है, सारा रिजर्व बांट देता 5,000, और क्लेम आ गया 4,000 रुपए का, तो क्लेम तक रिजर्व हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, वो हमने लायबिलिटी में बांटा, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, बचा हुआ रिजर्व भी पार्टनर्स में बांटा। ठीक, तो मान लीजिए क्लेम 10,000 रुपए होता, तो पूरा 10,000 यहाँ आता वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और पार्टनर में कुछ भी नहीं बढ़ता। सर क्लेम 12,000 होता तो रिजर्व तो लेकिन 10 ही है, यहाँ पे 10 ही आता, मतलब अप टू क्लेम हमें रिजर्व नहीं बांटना है, रियलाइजेशन में डालना। 2000 एक्सेस है वो कहीं है लॉस। अभी पेमेंट की एंट्री करेंगे, अभी हम स्टेप 1 वाली एंट्री कर रहे हैं रिजर्व को खत्म करने के लिए। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है 10,000 रुपए से, इसको हमने क्लोज करने की एंट्री करी है, 4,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, जितना क्लेम है उतना, और बाकी बचा जितना क्लेम नहीं है वो रियलाइजेशन पार्टनर्स में बटेगा, जो उनकी रेशियो रखे उस रेशियो। क्लियर हो गई ये बात? यस। अब अगला काम क्या करना है हमें, अब पे करना है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम हमने 4,000 रुपए पे करा, ट्राई करें चलने एंट्री, स्टेप 2 में आ गया हम, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन टू बैंक कितना, 4,000, रिलेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और चर्चा करते हैं इसको एक बार। स्टेप 1 में क्या करा सर हमने, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्लोज कर रहे हैं, सिंपल सी बात, ध्यान से देखिए सर, बैलेंस शीट में 10,000 रुपए दे रखा लायबिलिटी साइड, तो मुझे 10,000 रुपए क्रेडिट साइड में लिखने हैं, 4,000 इधर लिखा, 3,000 इधर लिखा, 3,000 इधर लिखा, 10,000 लिखते क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट वाला काम खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, 4,000 रुपए पे करें, बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा जा रहा है, रिलेशन अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है। अब चेक करो अल्टीमेटली लॉस बुक हुआ कि नहीं हुआ, तो 4,000 रुपए इधर, 4,000 रुपए इधर, लॉस बुक हुआ ही नहीं, और लॉस बुक होना भी नहीं चाहिए था, जब हमने पहले से रिजर्व बनाया हुआ इस काम के लिए और पैसे देने पड़ रहे हैं, तो कहाँ का लॉस, रिजर्व लॉस बुक होना भी नहीं चाहिए था, लॉस बुक हुआ भी नहीं। एक्स्ट्रा रिजर्व 6,000 का बना हुआ था, पार्टनर्स में बढ़ जाना चाहिए, पार्टनर्स में बढ़ गया। अप टू क्लेम जितना रिजर्व हो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, एक्सेस रिजर्व बच रहा हो तो पार्टनर्स में बांटो, एक्सेस रिजर्व नहीं बच रहा पार्टनर्स में मत बांटो। सर मान लीजिए रिजर्व होता ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व होता ही नहीं, इतना लिखा हुआ है वर्कर को पे करा हमने 4,000, तो बस लास्ट वाला काम करते हैं, रिलेशन टू बैंक 4,000, नुकसान हो गया 4,000 रुपए का और पैसे चले गए 4,000, बस यही वाला काम करते हैं, ध्यान रहेगा जी। बाकी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाले भी मैंने जनरल के नाम से टॉपिक दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए फटाफट से, टॉपिक दिया हुआ है जनरल एंट्रीज, इसमें पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 ये चारों पॉइंट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के हैं। चर्चा करेंगे डिटेल में कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, हर टाइप की सिचुएशन कवर है इसके अंदर।
सारे आइटम हो गए बैलेंस शीट की, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। स्टेप 3 कौन सा है? अनक्लेम्ड लायबिलिटी ढूंढनी है। ढूंढो जी फटाफट से। पहला सबसे पहले लायबिलिटी क्रेडिट पे हो गए। यस सर। क्रेडिटर पॉइंट नंबर 9 में 10,000 के पे हो गए थे, बाकी बचे 10 पॉइंट में पे हो गए थे। बीपी पे हो गया Yes, sir. पॉइंट नंबर 10 में। एज लोन पे हो गया Yes. पॉइंट 1 में। बीज लोन पे हो गया पॉइंट 2 में। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पे हो गया पॉइंट 3 में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे नहीं करना होता, डिडक्शन पे नहीं करना होता, सारी लायबिलिटी हो गई। मतलब स्टेप 3 इस क्वेश्चन में है ही। स्टेप 3 कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ढूंढना जरूर है। लेकिन हर बार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। रिलेशन का जो बैलेंस आ रहा हो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करें, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा हो बैंक में ट्रांसफर करें, और बैंक का बैलेंस नहीं बचना चाहिए। शुरू हो जाए। प्रॉफिट आ रहा है इस क्वेश्चन में 20,000 रुपए का, 20,000 का। कैलकुलेशन पकड़ करके देख लेंगे आप लोग। जल्दी बताइए फटाफट प्रॉफिट बांटने की। तो रिलेशन टू पार्टनर्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 यहाँ लिखा डेबिट में और 20,000 यहाँ स्प्लिट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा हो बैंक में ट्रांसफर करना है आपको। ए को हमने 23,000 रुपीस देने हैं और इससे 2,000 रुपए लेने हैं, तो अल्टीमेटली हम इसको 21,000 रुपीस देने वाले हैं। एंट्री बताइए 21,000 रुपए की। एज कैपिटल अकाउंट टू बैंक। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ का बैलेंस मैंने यहाँ डेबिट में लिखा तो यहाँ क्रेडिट में लिखा। ए का बैलेंस यहाँ डेबिट में लिखा तो वहाँ क्रेडिट। रूल वही फॉलो होना है। एक डेबिट लिख रहे हो आप, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में लिखो। बी का चेक करते हैं जैसे 23,750 रुपीज। वन 6,850 चेक करें जी। बी का बैलेंस 16,850। बैलेंसिंग फिगर आना है बस। यहाँ पे कैलकुलेट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर या ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट लिख सकते हैं आप। ये लास्ट पेमेंट हो रही है पार्टनर को। सर यहाँ पे बाय रियलाइजेशन इसमें 10,000 जो आपने लिस्ट हाँ जी, बाय रियलाइजेशन। ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखना या नहीं लिखना ऑप्शनल है आपके लिए। सर ये क्या? ठीक है, यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट में। बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल। टोटल टैली हो रहा है तो मैंने सही पढ़ा है, नहीं तो आपने गलत पढ़ा। चेक करें 87,600। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना बड़ा अलर्ट होकर सॉल्व करना है। बैलेंस शीट के आइटम सिर्फ एक बार जिस साइड लिखी हुई है उसी साइड लिख दी है। स्टेप 2 जब सॉल्व करना है हर आइटम 2 बार लिखनी है, एक डेबिट में दूसरे क्रेडिट में। और स्टेप 3 नहीं भूलना है, कोई लायबिलिटी ऐसी छूट गई है जो पे नहीं करी है उसे फुल अमाउंट से पे करनी है। तीनों स्टेप के बाद रिलेशन का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर। और आपको ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा प्रॉफिट है तो लॉस जाने की जरूरत नहीं है। इधर बैलेंस आ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल लिखो, प्रॉफिट लॉस मत लिखो, और यहाँ बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस मत लिखो। या फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में, तो प्रॉफिट लॉस मत लिखो चाहे तो रियलाइजेशन से पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट क्लास में एंट्री स्टार्ट होंगी इसी टॉपिक की, यहाँ तक रिवाइज करके हैं।